कोमल गुड मॉर्निंग, मुनमुन गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अच्छी बात है बच्चों। प्रियंका गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि कल हमने बताया था कि आपको ज्यादा अच्छा है, इसमें का 2 और हम मंगाते हैं। कहाँ मिलाती है? कटरा से मिलता है, इसका फोटो ले लेंगे। नहीं कोई नहीं, हमको क्या करना है, हमारे पास रहेगा ना। आज का टॉपिक होगा बच्चों कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र विदेश नीति के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ठीक है। यानी हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं और इसलिए हमें इतिहास में जब विदेश नीति पर आधारित कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके उत्तर में बताएंगे कि इस विदेश नीति के पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। और बाकी तो यह राजनीति का प्रश्न है या पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है। इतिहास का यही रोल है केवल कि भाई 1947 में जब हम आजाद हो गए, जब हम एक सॉवरेन हो गए, जब हम संप्रभु हो गए, जब हम संप्रभु राष्ट्र हो गए, तो उस समय हमारे सामने अपने पड़ोसी देशों के साथ, यूरोपीय देशों के साथ, अमेरिका के साथ, अफ्रीका के साथ किस तरह का संबंध होना चाहिए, इसका हमें रूपरेखा निर्धारण करना था। इसका हमें एक तरह से आउटलाइन देना था कि अभी तक हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करती थी। विदेश नीति के निर्धारण में हमारा कोई रोल नहीं था क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं थे। सीधी सी बात, हम संप्रभु नहीं थे, हमारे यहां ब्रिटिश सरकार थी। ठीक है। और अब हम स्वतंत्र हो गए, संप्रभु हो गए। अब पंडित नेहरू का यह उत्तरदायित्व है, सरदार पटेल का उत्तरदायित्व है, गांधी जी का उत्तरदायित्व है कि हिंदुस्तान का व्यवहार अब कैसा हो। क्या हिंदुस्तान भी इंग्लैंड के तरह कमजोर राष्ट्रों पर अधिकार करेगा? क्या इंग्लैंड की तरह हिंदुस्तान भी अपने पड़ोसी देशों को सताएगा या उनसे प्रेम करेगा, उनको सहायता करेगा, उनके साथ बड़ा भाई का व्यवहार करेगा? हमें इस विचार पर, इस बिंदु पर हमें विचार करना है, चिंतन करना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं
कि जो स्वतंत्र भारत में विदेश नीति का विकास हुआ वह अकस्मात नहीं हुआ, वह ऑल ऑफ सडन नहीं था, वह ऑल ऑफ सडन नहीं था, वह अचानक नहीं था, वह क्रमिक था। पहले अभी हम समझा रहे हैं, वह क्रमिक था, ग्रेजुअल था, धीरे धीरे था। आप याद कीजिए कि जब 1885 में भारत में, दिसंबर 1885 में भारत में जब कांग्रेस स्थापित किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय से ही हमारा लक्ष्य रहा है। हम क्या कहते थे? हम ब्रिटिश सरकार से कहते थे कि भाई हिंदुस्तान की जो सेना है, हिंदुस्तान का जो फौज है, उसको आप हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों के विरुद्ध यूज नहीं करेंगे। यानी हम नहीं चाहते हैं कि आप नेपाल को, आप भूटान को, आप श्रीलंका को, आप बर्मा को सताएंगे, अफगानिस्तान को नहीं। हिंदुस्तान का फौज को आप हिंदुस्तान के सुरक्षा के लिए यूज करेंगे, आप हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों को सताने के लिए, शोषण करने के लिए या अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नहीं करेंगे। यह कांग्रेस का सबसे बड़ा मांग रहा है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ आपका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए, परस्पर निर्भरता का होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, याद कीजिए कि पंडित नेहरू 1927 के दौरान, याद कीजिए, पंडित नेहरू 1927 में यूरोप गए थे और यूरोप में ब्रुसेल्स में एक अंतरराष्ट्रीय समाजवादी समारोह हुआ था। ब्रुसेल्स में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुआ था जिसमें नेहरू ने भाग लिया और पंडित नेहरू ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम चाहते हैं कि जो भी यूरोपीय देश हैं उनको कमजोर राष्ट्रों के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। हम विरोध करते हैं, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का अधिकार सबको मिलना चाहिए। आप याद कीजिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब भी गांधी ने कहा इंग्लैंड की सरकार से कि भाई मुझे तो लगता है कि आप और हिटलर में कोई अंतर ही नहीं। आज मुझे पहली बार भ्रम पैदा हुआ है कि दोनों में सही कौन है। गांधी ने कहा, जीवन में इतना मैं भ्रमित नहीं हुआ था जितना आज महसूस करता हूं कि हिटलर सही है कि चर्चिल सही है, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों साम्राज्यवादी हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं। इंडिया इस वॉर में आपको सहायता नहीं करेगी। क्यों करेगी भाई? हां, यदि लगता है कि जापान इंडिया पर आक्रमण करेगा, हम देखेंगे, हम जापान को रोक देंगे। आप हिंदुस्तान का चिंता मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप हिंदुस्तान को आजाद कर दीजिए, हिंदुस्तान को आजाद कर दीजिए और हिंदुस्तान में इतनी क्षमता है कि जापान आक्रमण करेगा तो हम देख लेंगे। आप बिना वजह हिंदुस्तान की रक्षा की चिंता करें। यानी बच्चों, आधुनिक भारत के इतिहास का हमारे पास विश्लेषण करने के बाद, ध्यान देना, प्रकाश डालने के बाद यह प्रतीत होता है कि 47 से पहले ही हमारे यहां एक स्वतंत्र विदेश नीति का विकास होने लगा था। आप याद कीजिए, हिंदुस्तान स्वतंत्र होता है 1947 में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में यूएनओ का गठन होता है। क्यों नहीं? देखिए,
2 साल के बाद हम स्वतंत्र हुए और 2 साल पहले यूएनओ का गठन हो गया एंड इंडिया वॉज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएनओ। इंडिया वॉज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएनओ बिफोर हर ओन इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र होने से पहले ही हमने पूरे विश्व में शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए हमने यूएनओ में अपना हाथ बटाया। जब हम स्वतंत्र नहीं थे, गुलाम देश थे, फिर भी हमने इसके महत्व को समझा। तो बच्चों, इतना लेक्चर का मेरा उद्देश्य यही था कि जब भी इतिहास से संबंधित विदेश नीति के बारे में लिखेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए, जो इंट्रो होना चाहिए, उसमें इतिहास का थोड़ा तड़का होना चाहिए। इतिहास का तड़का लगाना होगा ताकि उसको ये समझ में आए कि बच्चे के पास इस नीति के पीछे पृष्ठभूमि का ज्ञान है। क्योंकि हम लोग क्या है, इतिहास के विद्यार्थी। हमारा विषय क्या है, इतिहास है, ऑप्शनल है। तो हम जो भी देखेंगे इतिहास के लेंस से देखें। हमारा चश्मा इतिहास का होगा क्योंकि हमारा विषय इतिहास है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि स्वतंत्र भारत में जब हम लोगों ने एक स्वतंत्र विदेश नीति का रूपरेखा प्रस्तुत किया तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे तो होगा नहीं, कोई ना कोई गोल होना चाहिए, हम क्या चाहते हैं। और फिर इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, इस उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाए। 2 बातें हो गई। एक तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, और दूसरा कि हम उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करें। तो बच्चों पहले सुनो फिर लिखना आराम से। जब हम लोगों ने 1950 में एक संविधान को स्वीकार किया, जब हम लोगों ने 1950 में एक संप्रभु स्वतंत्र संविधान को स्वीकार किया, तो उस संविधान में हमने एक अनुच्छेद जोड़ा, उसमें हम लोगों ने एक अनुच्छेद जोड़ा, और वह अनुच्छेद है 51, आर्टिकल 51। वह अनुच्छेद है आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51, ठीक, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्र भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखना, ये कहा गया आर्टिकल 51 में कहा गया कि स्वतंत्र भारत अब पूरे विश्व में शांति, समृद्धि, सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक प्रयास करेगा। यानी कि हम लोगों ने संविधान में जगह दिया कि हमें क्या करना है, और संविधान में दे करके और हिंदुस्तान में स्थापित होने वाली सारी सरकारों के लिए हमने कंपलसरी बना दिया
हमने बाध्यकारी बना दिया कि हमारे बाद भी कोई सरकार आएगी तो वही काम करेगी, क्योंकि वो नहीं करेगी तो माना जाएगा कि उसने संविधान का उल्लंघन किया। तो अब हम देखते हैं बच्चों कि पंडित नेहरू, जिनको विदेश विभाग से बहुत प्रेम था, ध्यान देना, पंडित नेहरू को विदेश विभाग से बहुत प्रेम था। आपको पता है जब 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, जब 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उस समय भी पंडित नेहरू के हाथ में क्या था? विदेश विभाग था। ध्यान देना, उस समय भी पंडित नेहरू ने अपने हाथ में रखा था विदेश विभाग। स्वतंत्र भारत में सरकार बनी, उस समय भी पंडित नेहरू के हाथ में था विदेश विभाग। यानी हमारे यहां जिस विदेश नीति का विकास किया गया, उसका सबसे पहला उद्देश्य था, उसका सबसे पहला उद्देश्य था कि नवनिर्मित भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करना, इसका सबसे पहला मोटो था नवनिर्मित भारत की स्वतंत्रता, की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करना। ये सबसे पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा प्लस समृद्धि को प्रोत्साहन देना, वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि को प्रोत्साहन, ये इनका दूसरा उद्देश्य था। इनका तीसरा उद्देश्य था कि भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देना, भारत की आर्थिक सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देना। और चौथा इनका उद्देश्य था कि इवेंटों के माध्यम से पूरे विश्व में लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ावा देना, पूरे विश्व में इवेंटों के माध्यम से लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ावा देना, ताकि एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के कमजोर देश
के कमजोर देश जो अल्प विकसित हैं, वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके, यह इनका उद्देश्य है। संक्षेप में स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र विदेश नीति का उद्देश्य यही है, ठीक है, कि हम अपनी संप्रभुता को सुरक्षित करें और जो कमजोर देश हैं उनके सुरक्षा को भी हम बढ़ाने में सहायता करेंगे, यानी उनको भी हम सहायता करेंगे कि उनका संप्रभुता उनके पास बचा रहे, उनको कोई छीन ना पाए। ध्यान दें। अब अगला पॉइंट है कि इन उद्देश्यों को स्वतंत्र भारत के सरकार ने कैसे प्राप्त, इन उद्देश्यों को स्वतंत्र भारत के सरकार ने किस तरह से प्राप्त करने का प्रयास किया। हमारा उद्देश्य तो परिभाषित है, लेकिन हम कैसे प्राप्त करेंगे इसे? क्या हम वार करेंगे? क्या हम सेकंड थर्ड वर्ल्ड वॉर करेंगे? क्या हम किसी के ऊपर दबाव देंगे? नहीं, हमारे यहां इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का तरीका भी गांधीवादी तरीका था, प्रेम था, आपसी सद्भाव था। तो आइए हम अगला हेडिंग डालते हैं कि भारतीय विदेश नीति का विकास तथा मुख्य विशेषताएं भारतीय विदेश नीति का विकास तथा मुख्य विशेषता। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम नोट करेंगे, देखिएगा 1948 में भारत ने श्रीलंका तथा बर्मा के स्वतंत्र होने पर, श्रीलंका तथा बर्मा के स्वतंत्र होने पर अपना नैतिक समर्थन दिया, नंबर 2, 1949 में भारत ने दिल्ली में एशियाई देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया, एशियाई देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एशिया में
नवनिर्मित संप्रभु राष्ट्रों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना और उनके संप्रभुता को रक्षा करना इसी दौर में पैरा बदल करके भारत ने इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस जैसे देशों में होने वाले साम्राज्य विरोधी जन आंदोलन को, अपना नैतिक समर्थन दिया और उन्हें स्वतंत्र होने पर बधाई दी। नेक्स्ट, 1950 में भारत ने कोरिया में होने वाले राजनीतिक संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष को होने से टाल दिया। इसी तरह भारत ने स्वेज नहर के मिस्र के द्वारा अंतरराष्ट्रीयकरण करने पर इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा मिस्र के विरुद्ध
मिस्र के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष करने पर भारत ने मिस्र का पक्ष लिया। भारत ने मिस्र का पक्ष लिया और जिसका अमेरिका ने भी समर्थन किया और जिसका अमेरिका ने भी समर्थन किया और जिसका अमेरिका ने भी समर्थन किया। लिखिए पैरा बदल कर 1950 और 60 के दशक में 1950 और 60 के दशक में भारत के विदेश नीति का दो सबसे बड़ा आधार था। दो सबसे बड़ा आधार था। दो सबसे बड़ा आधार था। जिसके सहारे भारत एशियाई और अफ्रीकी, जिसके सहारे भारत एशियाई और अफ्रीकी अल्प विकसित देशों का नैतिक नेतृत्व प्रदान करना चाहता था। नैतिक नेतृत्व प्रदान करना चाहता था। नंबर 1 पंचशील। नंबर 1 पंचशील और नंबर 2 गुट निरपेक्षता। नंबर 1 पंचशील और नंबर 2 गुट निरपेक्षता। जून 1954 में चमक रहा है। जून 1954 में शायद नहीं चमक रहा है। इधर नहीं चमक रहा है। अच्छा, जून 1954 में पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच एक समझौता हुआ। एक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समझौता हुआ। एक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समझौता हुआ जो प्राचीन काल की दो सभ्यताओं के बीच, जो प्राचीन काल के दो एशियाई सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान पर आधारित था। आदान प्रदान पर आधारित, जिसके अंतर्गत
दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति, दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता और संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान करने की बात को स्वीकार किया, के सम्मान करने की बात को स्वीकार की, सम्मान करने की बात को स्वीकार की। ये लिखना है, इधर नहीं लिखना, या इधर सब करिए। नंबर 1। नंबर 2, अनाक्रमण, 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 नॉन अग्रेशन। अनाक्रमण मीन्स एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है। नॉन अग्रेशन, एक दूसरे पर अनाक्रमण, आक्रमण नहीं करना है। नंबर 3, अहस्तक्षेप, 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 यानी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, नॉन इंटरफेरेंस। और चौथा है पारस्परिक समानता और लाभ, पारस्परिक समानता और लाभ, पारस्परिक समानता और लाभ। और पांचवा सिद्धांत है, पांचवा सिद्धांत है शांतिपूर्ण, और पांचवा है शांतिपूर्ण सम अस्तित्व की भावना, शांतिपूर्ण सम अस्तित्व की भावना, सम अस्तित्व की भावना, शांतिपूर्ण सम अस्तित्व की भावना। ये है पंचशील। पैरा बदल करके भारत के द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, भारत के द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी चाइना के जनवादी गणतंत्र को मान्यता दे दिया गया, चाइना के जनवादी गणतंत्र को मान्यता भी दिया, मान्यता भी दिया। और यहां तक कि तिब्बत के क्षेत्र पर, और यहां तक कि तिब्बत के क्षेत्र पर भारत ने चीन के राजनीतिक प्रभाव को भी स्वीकार कर लिया, भी स्वीकार कर लिया। ताकि हिंदी चीनी भाई भाई, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, हिंदी चीनी भाई भाई का
सांस्कृतिक आधार बना रहे, का सांस्कृतिक आधार बना रहे। लेकिन 1962 में, भारत को उसके अपेक्षा के विपरीत, चीन के द्वारा होने वाले आक्रमण का सामना करना पड़ा। हालांकि इस आक्रमण से भारत को बहुत अधिक भौतिक क्षति तो नहीं, भारत को बहुत अधिक भौतिक क्षति तो नहीं हुई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का छवि धूमिल हुई, और भारत के द्वारा एशियाई और अफ्रीकी देशों का अगुवा बनने का सपना टूट गया। फुल स्टॉप। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, यह अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा किया है, यह इस बात की ओर संकेत करता है कि शुरुआती दौर में हम क्या करते थे कि 1962 के पहले, जब चीन और भारत में युद्ध हुआ, ठीक, इसके पहले हमारा विदेश नीति जो है वह आदर्शवादी थी। वह क्या थी? आदर्शवादी। हमारा विदेश नीति क्या थी? आदर्शवादी। इसमें यथार्थ नहीं था, इसमें यथार्थ कम था, इसमें भावना प्रबल था, यथार्थ कम और भावना प्रबल था। ठीक, अब ध्यान दें, और यही कारण है कि कभी हम लोग चीन को उस तरह से देखने का प्रयास नहीं किया। हमेशा हम मानते रहे कि हिंदी चीनी भाई भाई। कभी हम लोगों ने यह नहीं सोचा कि जो चीन में साम्यवादी सरकार है, जो चीन की साम्यवादी सरकार है, वह अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है। कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं किया। बच्चों, आप देखोगे कि 1962 से पहले भारत
सेना पर पैसा कम खर्च करता था। सेना पर हमारा पैसा जो खर्च होता था वो बहुत कम होता था, कारण कि हम आदर्शवादी थे, हम गांधीवादी थे, हम लोग अहिंसा के पुजारी थे। जब हमारी फॉरेन पॉलिसी गांधीवादी होगी, उसमें अहिंसा को हम विशेष फोकस करेंगे, तो भाई सेना लेकर क्या करेंगे, हथियार लेकर क्या करेंगे, टैंक लेकर क्या करेंगे। यानी 62 से पहले हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है वह गांधीवादी था, उसके बाद भी गांधीवादी था, ऐसा नहीं, लेकिन इसके पहले पूरी तरह से आदर्शवादी था। ठीक है, लेकिन जब 62 में हमारा पराजय हुआ तो उसके बाद हिंदुस्तान जो पूरे एशिया का, अफ्रीका का नेता बनना चाहता था, एफ्रो एशियन नेशन, वह सपना टूट गया। और बनता क्यों नहीं भाई, आप सोचो, हिंदुस्तान विश्व का एक बड़ा देश है। एक मिनट मुनमुन रुक जाओ। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, हिंदुस्तान की जनसंख्या बड़ी है, हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में कई कल्चर का आश्रय है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं सोचेगा। यदि भारत वैश्विक स्तर पर नेतृत्व देने की बात नहीं सोचेगा तो क्या नेपाल सोचेगा, क्या भूटान सोचेगा? नहीं। भारत को ऐसा सोचने के लिए उसके पास अधिकार था। हम बड़ा देश है, हमारे पास बड़ा भूभाग है, हमारी जनसंख्या बड़ी है, और हमने स्वतंत्र होने से पहले, हमने जब गुलामी के दौर था उस समय हमने पूरे विश्व में भूमिका निभाई। लेकिन हमारा पोल खुल गया और पूरे विश्व में यह चर्चा का विषय बन गया कि जो देश अपनी सीमाओं का सुरक्षा नहीं कर पाएगा वह क्या एशियाई देशों का और अफ्रीकी देशों का सुरक्षा देगा। यहां तक कि लोकसभा में पंडित नेहरू को एक अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना करना पड़ा था। पंडित नेहरू को अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना करना पड़ा था। आप सोचिए, उस समय हमारे यहां तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था। उस समय हमारे यहां तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था और हम पैसा लगा रहे थे शिक्षा पर, कृषि पर लगा रहे थे, सिंचाई पर लगा रहे थे, ऊर्जा पर लगा रहे थे। लेकिन जब 62 में हमारा हार हुआ, ये पूरा पैसा जो कृषि में लगने जा रहा था, ऊर्जा में लगने जा रहा था, उस पैसा को डाइवर्ट कर दिया गया। कहां पर? रक्षा, डिफेंस में पैसा लग गया। और उसी समय से भारत सरकार ने अपने इनकम का बड़ा भाग रक्षा पर व्यय करने के लिए रूपरेखा बनाना शुरू कर दी। तो सब मिलाकर के हम कह सकते हैं कि निसंदेह 1962 में भारत का विदेश नीति असफल प्रतीत होती है, लेकिन आपको हमेशा इसे रचनात्मक, सकारात्मक रूप में लेना है। क्योंकि यदि हम इससे नहीं लेंगे तो फिर वही हाल होगा। आप याद कीजिए, अभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़े, वही हाल होगा जब 1870 में सेडान का वार हुआ था। जब 1870 में सेडान का वार हुआ था, याद कीजिए, 1870 में सेडान की लड़ाई हुई थी। इसमें एक और फ्रांस था और दूसरे ओर प्रसा।
सेडान का वार जो हुआ था वह फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था। बच्चों, प्रशा का मतलब हुआ जर्मनी, प्रशा का मतलब क्या हुआ? जर्मनी। यानी जर्मनी, बिस्मार्क, प्रियंका आपने बहुत सही पकड़ा, प्रशा का मतलब जर्मनी, जिसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो रहा था। तो सोचो, इस लड़ाई में जब प्रशा ने फ्रांस को हरा दिया, उसको पराजित कर दिया, और उसके बाद दोनों देशों के बीच एक संधि हुई जिसको हम कहते हैं फ्रैंकफर्ट। उस संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट, उस संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट। देखो बच्चों, कैसे हम अपनी विदेश नीति को, देखो इतिहास यही सिखाता है, और जब मैं बता लूंगा तब आपको और अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कितना सटीक जो है तुलना हुआ है। अरे भाई, मैंने क्या कहा? देखो, हमेशा ध्यान रखना, जिस बच्चे का ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, जिस बच्चे का ऑप्शनल समाज शास्त्र है, उससे बेहतर आप लिखेंगे आईआर। जीएस में, आपका जीएस में आईआर है, जीएस के सेकंड सेगमेंट में, यानी जीएस के पेपर टू में जो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, आपको देखे होंगे पेपर, उसको आप ज्यादा बेहतर लिखेंगे। आपसे सुंदर आईआर कोई नहीं लिखेगा, कारण कि आपके पास इतिहास का टच है, इतिहास का टच है, और इसलिए आपके आंसर में सुंदरता हो। ठीक है, उजला धुंधला रहा, कह रहा, देखो तो अच्छा साफ हो गया। ठीक है, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है इसलिए कहा है, तुमको साफ दिखाई दे रहा है ना? बहुत ज्यादा चमकता है। हाँ, लाइट जला लेंगे तो उसका चमक नहीं आएगा। ठीक है, रखो। लाइट जलाना पड़ेगा क्या? हाँ, लाइट आप ये जला लीजिए। बच्चों, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नहीं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है बढ़िया से? पहले वाला ठीक ठाक, ये ठीक है, पहले वाला ठीक ठाक, ये ठीक है। पवन, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ओके, बैठ जा उजाला, बैठ जा, ठीक है, बैठ जा। देखिए, आप सभी में से हमारा छात्रा है, हमारा बच्ची है, हमें सहायता करती है, ठीक है, इलाहाबाद की रहने वाली है, पढ़ने आ जाती है, तो कुछ कुछ सपोर्ट करती है वो, कि सर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। उजाला मिश्रा आप लोग भी जानते होंगे, सी इज फ्रॉम इलाहाबाद, ठीक है। तो देखिए, तो सेडान का वार हुआ, इस वार के बाद प्रशा और फ्रांस के बीच एक संधि हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि। इस संधि में क्या हुआ? इस संधि में प्रशा ने फ्रांस से 2 क्षेत्रों को छीन लिया। इस संधि में प्रशा ने फ्रांस से 2 क्षेत्रों को छीन लिया। एक था लॉरेन और दूसरा था अल्सास। अल्सास और लॉरेन, और दूसरा था अल्सास। ये दोनों क्षेत्र फ्रांस के थे। ये दोनों क्षेत्र किसके थे? फ्रांस के। लेकिन चूंकि सेडान के वॉर में फ्रांस का पराजय, इस वार में ये पराजित हुआ,
और इसलिए प्रशा ने कहा कि भाई जब तुम्हारे साथ मैं संधि करूंगा तो ये दोनों क्षेत्र तुम्हें देना पड़ेगा। अब बेचारा वो पराजित देश था, फ्रांस पराजित हो गया था, अब उसके पास कोई चॉइस था नहीं, वो क्या करे। उसने कहा ठीक है ले लीजिए। बच्चों, और यही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कारण बना, ध्यान रखना। अल्सास लॉरेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का सबसे बड़ा कारण बना। जिस दिन से इन दोनों क्षेत्रों को फ्रांस ने दे दिया, उसी दिन से फ्रांस के दिमाग में चल रहा था, पवन पांडे, उसी दिन उसी समय से फ्रांस के दिमाग में चल रहा था कि मेरे साथ गलती हुआ है, मुझे अपमानित किया गया है, मैं इसका प्रतिशोध जरूर लूंगा। और जिसका परिणाम हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जिसमें फ्रांस ने जर्मनी को पराजित किया, और जर्मनी से न केवल लिया लॉरेन अल्सास, न केवल इसे वापस लिया बल्कि और कुछ जर्मनी से वापस लिया। यानी जो अपमान प्रशा ने सेडान में किया था, वही अपमान फ्रांस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, 1962 के बाद हम भी कर सकते थे कि हमारे साथ भी सेडान का ही, सेडान के तरह ही व्यवहार हुआ था। जब हमें पराजित किया गया, हमारे क्षेत्र को छीन लिया गया, लेकिन हमने उसका प्रतिशोध लेने का प्रयास नहीं किया। हमने कहा ठीक है भाई, आपसे गलती हो गई है, हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, हम पंचशील को मान रहे हैं, और हमारे आपके बीच में जो झगड़ा है वह यूएनओ के माध्यम से समाधान किया जाएगा। कभी भी प्रशा ने, फ्रांस ने यूएनओ की बात नहीं किया, हालांकि नहीं था उस समय, लेकिन भारत पराजित होने के बाद भी अपने मामलों का निपटारा यूएनओ के माध्यम से करना चाहता है, न कि टैंक के माध्यम से करना चाहता है। ये हमारी विदेश नीति की सुंदरता है, ध्यान देना। अगला पॉइंट लिखो, दूसरा गुट निरपेक्षता। दूसरा है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता गुट निरपेक्षता ठीक है, उजाला दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये कब आया, ये कहां आया, यह किसके द्वारा आया, यह किसके द्वारा आया, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। लिखिए, ये क्या है प्लस इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यह क्या है प्लस इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। लिखिए, गुट निरपेक्षता का अर्थ है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है पंडित नेहरू के शब्दों में, गुट निरपेक्षता का अर्थ है पंडित नेहरू के शब्दों में,
सभी देशों के साथ, सभी देशों के साथ, सभी देशों के साथ मित्रता करना, सभी देशों के साथ एक समान मित्रता करना, एक समान मित्रता करना, बिना किसी सैन्य संगठन से जुड़े हुए, बिना किसी सैन्य संगठन से जुड़े हुए, बिना किसी सैन्य संगठन से जुड़े हुए, पंडित नेहरू कहते हैं, पंडित नेहरू कहते हैं, जरा देखो मैं क्या लिखा हूं, ये स्टेटमेंट किसका है? पंडित नेहरू का है। मैन इज ए फ्रीडम ऑफ एक्शन, मैन इज ए फ्रीडम ऑफ एक्शन, मैन इज ए फ्रीडम ऑफ एक्शन which is a part of independence. Man is a freedom of action which is a part of independence. गुट निरपेक्षता हिंदी में, गुट निरपेक्षता कार्य करने की स्वतंत्रता है, गुट निरपेक्षता कार्य करने की स्वतंत्रता है, कार्य करने की स्वतंत्रता है, जो कि स्वतंत्रता का एक भाग है, जो कि स्वतंत्रता का एक भाग है, जो कि स्वतंत्रता का एक भाग है। अब लिखिए पृष्ठभूमि, अब लिखिए पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि 1939 से 1945 के बीच, 45 के बीच, 1939 टू 1945 के बीच, 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा, द्वितीय महायुद्ध चलता रहा, द्वितीय महायुद्ध चलता रहा। इसके बाद विश्व दो गुटों में बंट गया, इसके बाद विश्व दो गुटों में बंट गया, दो गुटों में बंट गया। नंबर 1 पश्चिमी देश, पश्चिमी देश, पश्चिमी यूरोपीय देश, पश्चिमी यूरोपीय देश अमेरिका के नेतृत्व में, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवाद, पूंजीवाद तथा लोकतंत्र के हिमायती बने, पूंजीवाद तथा लोकतंत्र के हिमायती बन गए, लोकतंत्र के हिमायती बन गए। नंबर 2
यूरोप के पूरब में, यूरोप के पूरब में सोवियत रूस के नेतृत्व में, सोवियत रूस के नेतृत्व में सम्मिलित देश, सम्मिलित देश, सोवियत रूस के नेतृत्व में सम्मिलित देश समाजवाद, साम्यवाद, के प्रखर, समाजवाद साम्यवाद के प्रखर संरक्षक बन गए, प्रखर संरक्षक बन गए, प्रखर संरक्षक बन गए। पैरा बदल करके इस तरह वैश्विक स्तर पर, इस तरह वैश्विक स्तर पर एक भौतिक युद्ध तो नहीं, एक भौतिक युद्ध तो नहीं, एक भौतिक युद्ध तो नहीं, एक मानसिक युद्ध की शुरुआत हो गई। एक भौतिक युद्ध तो नहीं, एक मानसिक युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसे शीत युद्ध कहा गया, जिसे शीत युद्ध कहा गया, कोल्ड वॉर कहा गया, जिसे शीत युद्ध कहा गया। पैरा बदल करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में कई राष्ट्र कई राष्ट्रों का उदय हुआ था, कई राष्ट्रों का उदय हुआ था। उनके यहां लोकतंत्र नवजात था, उनके यहां लोकतंत्र नवजात था, नवजात शिशु, नवजात था। उन्हें राष्ट्र का निर्माण, उन राष्ट्र का निर्माण, समाज और आर्थिक निर्माण, समाज, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था। समाज, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था। लोकतंत्र को मजबूत करना था। पिछड़ेपन, गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ेपन, गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी जैसे समस्याओं को उन्मूलन करना था, जैसे समस्याओं को उन्मूलन करना था। इस विकट परिस्थिति में एशियाई और अफ्रीकी देशों ने मिलजुल कर एक नवीन वैश्विक व्यवस्था, एक नवीन वैश्विक व्यवस्था के निर्माण हेतु अग्रसर हुए।
जिसका अभिव्यक्ति जिसका अभिव्यक्ति जिसका अभिव्यक्ति 1955 में 1955 एशियन कॉन्फ्रेंस बाडू बाडू में दिखा, इधर नहीं दिखाई दे रहा, इधर दिखते हैं। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस 1955 बाडू में दिखा, बाडू में दिखा, जो सितंबर 1961 में जो सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में नेम के रूप में, बेलग्रेड में नेम के रूप में, यानी गुट निरपेक्षता के रूप में, गुट निरपेक्षता के रूप में एक आकार को प्राप्त किया, एक राजनीतिक मंच के आकार को प्राप्त किया, एक राजनीतिक मंच के आकार को प्राप्त किया, जिसमें यूगोस्लाविया प्रेसिडेंट टीटो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, मिस्र के नासिर, भारत के पीएम पंडित नेहरू और इंडोनेशिया के प्रमुख सुकर्नो और इंडोनेशिया के प्रमुख सुकर्नो का केंद्रीय भूमिका रहा। यूगोस्लाविया टीटो, नासिर मिस्र, भारत पंडित नेहरू और सुकर्नो इंडोनेशिया। अगला टॉपिक गुट निरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य, गुट निरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य यानी जो नाइन है, गुट निरपेक्षता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तृतीय विश्व युद्ध से वैश्विक समाज का रक्षा करना,
का रक्षा करना, तृतीय विश्व युद्ध से वैश्विक समाज का रक्षा करना, वैश्विक समाज का रक्षा करना। ठीक है। दूसरा, विश्व में साम्राज्यवाद, 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 उपनिवेशवाद, रंगभेद, शस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण, नस्लवाद इत्यादि का, उग्र उग्र राष्ट्रवाद इत्यादि का विरोध करना, इत्यादि का निषेध करना। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद, नस्लवाद, शस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण यानी कि हथियारों को बढ़ाना, शस्त्रीकरण, और उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, रेडिकल नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद आदि का निषेध करना, आदि का उन्मूलन करना। नेक्स्ट, पूरे विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, पूरे विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना तथा आपसी विवादों को, आपसी विवादों को इवेंटों के माध्यम से, इवेंटों के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहन देना, इवेंटों के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट, क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, आदान प्रदान को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सबका, सबका और सभी तरीके से, सबका और सभी तरह से विकास करने के लिए, विकास करने के विचार को बढ़ावा दे, सबका और सभी तरह से विकास करने के विचार को बढ़ावा दे। पैरा बदल करके, पैरा बदल करके, यद्यपि 1962 में चीन और भारत के बीच होने वाले संघर्ष ने गुटनिरपेक्षता में भारत के विश्वास को, गुटनिरपेक्षता में भारत के विश्वास को थोड़े समय के लिए हिला दिया, थोड़े समय के लिए हिला दिया, क्योंकि उस विकट परिस्थिति में, उस विकट परिस्थिति में भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा हेतु, उस विकट परिस्थिति में भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा हेतु इंग्लैंड
और अमेरिका से सहानुभूति खोजना चाहा, सहानुभूति खोजना चाहा, सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। अपेक्षित सफलता नहीं मिली, अपेक्षित, फुल स्टॉप। सफलता नहीं मिली, अपेक्षित, फुल स्टॉप। इस दौर में भारत को एक समाजवादी मित्र मिला, है ना? इस दौर में भारत को एक समाजवादी मित्र मिला, एक समाजवादी मित्र मिला। सोवियत संघ, जिसने सुरक्षा परिषद में जिसने सुरक्षा परिषद में भारत का हिमायती बना, भारत का हिमायती बना, और साथ ही साथ सैन्य क्षेत्र में भी भारत और सोवियत रूस के बीच में, भारत और सोवियत रूस के बीच में एक पारस्परिक लाभ पर आधारित, एक पारस्परिक लाभ पर आधारित, एक पारस्परिक लाभ पर आधारित आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हुआ, आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हुआ। जिसका परिणाम, जिसका अभिव्यक्ति नंबर वन, जिसका अभिव्यक्ति नंबर वन अप्रैल 1965 में, अप्रैल 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ, अप्रैल 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद सोवियत रूस के मीडिएशन से, मध्यस्थता से, सोवियत रूस के मध्यस्थता से ताशकंद में एक समझौता हुआ, ताशकंद में एक समझौता हुआ, जिसके द्वारा दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा की, जिसके द्वारा दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा की। नंबर 2, दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर एक संघर्ष शुरू हो गया, फिर एक संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक ओर पाकिस्तान का पराजय हुआ, और उसका पूर्वी हिस्सा टूटकर एक स्वतंत्र संप्रभु बांग्लादेश के रूप में
बांग्लादेश के रूप में उभर कर आया। एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में उभर कर आया। एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में उभर कर आया। इस दौरान भी रूस के सहायता से, इस दौरान भी रूस के सहायता से इंडिया और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि दोनों देश अपने झगड़ों का निपटारा, दोनों देश अपने विवादों का समाधान द्विपक्षीय तरीका से करेंगे। द्विपक्षीय तरीका से करेंगे। द्विपक्षीय तरीका से करेंगे। बाइलेटरल, द्विपक्षीय, उसमें तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा। पैरा बदल कर भारत जब 50 के दशक में, भारत जब 1950 के दशक में, 1950 के दशक में अपना द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा प्रदान कर रहा था, का रूपरेखा प्रदान कर रहा था, ताकि भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास हेतु आधारभूत ढांचा का विकास किया जा सके, ढांचा का विकास किया जा सके, भारी उद्योगों को स्थापित किया जा सके, भारी उद्योगों को स्थापित किया जा सके, हेवी इंडस्ट्री। उस समय भी सोवियत रूस के द्वारा, उस समय भी सोवियत रूस के द्वारा भारत में भारी उद्योगों की स्थापना में, भारी उद्योगों की स्थापना में तकनीकी सहायता प्रदान किया गया, तकनीकी सहायता प्रदान किया गया, तकनीकी सहायता प्रदान किया गया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध समाप्त हो गया। आज विश्व चीन और अमेरिका, चीन और अमेरिका दोनों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा को देख रहा है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा को देख रहा है। आतंकवाद, प्रदूषण जैसी समस्याओं से
वैश्विक समाज प्रतिरोध कर रहा है। वैश्विक समाज प्रतिरोध कर रहा है। वैश्विक समाज प्रतिरोध कर रहा है। ऐसे दौर में भी पंचशील और गुट निरपेक्षता जैसे सिद्धांत वैश्विक समाज को फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान होने वाले धन और जन की क्षति से बचा सकता है। जन और धन की क्षति से बचा सकता है। जरूरत है कि भारत आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों के आईने से अपने हितों को देखे। दोनों के आईने से अपने हितों को देखे। फुल स्टॉप। भारत आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों के आईने से अपने हितों को देखे। फुल स्टॉप। यह आपका टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है। और बाकी चीजों को आप पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के अंदर जो चीजें हैं इस समय जो बदल रहा है उसको आप जोड़ सकते हैं, बशर्ते कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। यदि प्रश्न आज से जुड़ा हुआ है तो आप परंपरागत और आधुनिक जो आज का है दोनों को जोड़कर लिखिए। यदि प्रश्न परंपरागत है तो आपको मूलतः उस पर फोकस करना है जो परंपरागत है और थोड़ा सा आधुनिक को भी जोड़ना है। देखो, यह एक राजनीति है। देखिए, उजाला ने प्रश्न किया कि सर ये बताओ कि पूरे विश्व में जब भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा बाजार है, हर स्तर पर हर मंच पर इसका भूमिका जो है प्रबल है, तो यूएनओ के सुरक्षा परिषद में इसको स्थायी सदस्य क्यों नहीं बनाया जा रहा है। देखो, सबसे पहले ये जानो कि जो यूएनओ का स्थायी जो सुरक्षा परिषद है उसका स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नियम है, प्रक्रिया है, वो भी लोकतांत्रिक नहीं। उसमें जैसे चाइना है, चाइना हमेशा विरोध करता है। उसको लगता है कि ये बनेगा मेंबर तो हमारा नुकसान हो सकता है, जबकि अमेरिका चाहता है, इंग्लैंड भी चाहता है, लेकिन मन से नहीं चाहता है। तो ये एक राजनीति है बच्चों। इसके लिए हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के जितने लोग हैं, जितने देश हैं, उन सबको मिल करके ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि भाई इस यूएनओ में वही लोग जाएंगे, है ना, जिनका अहमियत पूरा विश्व में अधिक है और लोकतांत्रिक तरीका से जो है इसमें मेंबर बनाया जाना चाहिए। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है कि सुरक्षा परिषद में आज भी देखोगे कि भारत हुआ, ब्राजील हुआ, अफ्रीका हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, ये ऐसे देश हैं जो आज भी मांग कर रहे हैं कि इसका स्वरूप में सुधार किया जाए। लेकिन
उसके स्वरूप में कुछ ऐसे अंतर्निहित सीमाएं हैं, बुराइयां हैं, जिसके वजह से सुरक्षा परिषद अपने आप को बदलना नहीं चाहती। आज जब तक वह अपने आप को बदलेगी नहीं, तब तक जो है नए देशों का उसमें एंट्री। ठीक है, तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक होगा कि नोट करना, अगला हमारा टॉपिक होगा कि स्वतंत्र भारत में आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्निर्माण। स्वतंत्र भारत में आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्निर्माण। ठीक है, स्वतंत्र भारत में आर्थिक तथा सामाजिक निर्माण। ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप देखिएगा, हमने रात में देखा था कल, हालांकि मैं लाया नहीं हूं, कि कई क्वेश्चंस यहां से पूछे गए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। देखिए, मैंने शुरू से आपको बताया है कि जो यूपीएससी का जो पेपर है, जो प्रश्न पत्र है, उसमें हालांकि आप लोग अच्छा लिख रहे हो, नो डाउट, लेकिन हम एक बात फिर बताना चाहेंगे कि जब इसका आप आंसर लिखते हो तो बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहला है कि जो प्रश्न का मांग है उसको जानो कि प्रश्न का मांग क्या है, उसका क्या डिमांड है, हमसे क्या अपेक्षा करता है, मांग। और ये कैसे पूरा होगा, जब हम प्रश्न को 5 बार पढ़ेंगे। यानी यदि हमको पहली बार में समझ में आ गया कि हमें यह लिखना है तो ठीक है, थोड़ा भी भ्रम है कि यार इसके अलावा और कुछ पूछना चाहता है, तो हम दोबारा पढ़ेंगे, हम तिबारा पढ़ेंगे, जब तक कि हमें विश्वास न हो जाए इसका मान क्या है। मान के बाद हम देखेंगे कि तथ्य तो बहुत है, तथ्य बहुत है हमारे पास। इन तथ्यों में समझाना किसको चुनना है और किसको छोड़ना है, और किसको छोड़ना है, ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे पास एक टोकरी जो है तथ्य है, उस टोकरी में से क्या निकालना है, क्या छोड़ना है। 2 बात। तीसरा कि टोकरी से हमने जो तथ्य निकाला है उसका सेटिंग कैसे करना है। जैसे मकान बनता है, देखोगे तो कभी कभी जो कारीगर होता है वो, मान लो ये ईंट है, ये ईंट हो गया, अब मकान हम बना रहे हैं, ये मकान बन रहा है। अब यहां पर क्या है, इतना बड़ा ईंट नहीं चाहिए, यहां कितना बड़ा ईंट चाहिए, इतना बड़ा। यहां जगह जो खाली है उसमें इतना बड़ा ईंट ही घुस सकता है, वहां हम लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बड़ा ईंट को हम तोड़ते हैं, ऐसे मार मार के तोड़ते हैं, और तोड़ करके इसको हम, इसका साइज इतना कर देते हैं, और तब इसको उठा करके हम फिट कर देते हैं। यही मैं भी कहना चाहता हूं कि तथ्य का सही फिटिंग क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए, कहां पर सही सेट किया जाएगा। और इसके बाद सेंटेंस जो बन रहा है उसमें फ्लो है कि नहीं, उसमें प्रवाह है कि नहीं। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि कोई न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है वो पढ़ने मजा आ रहा है, और कोई बोझिल हो रहा है, तो आपका आंसर जो है बोझिल नहीं होना चाहिए, उसमें प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में निष्कर्ष। और सबसे बड़ी बात है कि शब्द सीमा भी मेंटेन होना चाहिए। हमें खुशी हो रही है कि आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हो,
बस इस मोमेंटम को बनाकर रखो, ठीक है? टाइम है ना भाई, 15 मिनट है ना, बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ। तो हमारा टॉपिक है स्वतंत्र भारत में आर्थिक और सामाजिक निर्माण। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1947 में भारत के सामने, भारत के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या थी, यानी समस्याएं क्या थी। सबसे पहले हमें अपनी समस्याओं को समझना होगा और तब जाकर के हम उस समस्या को निदान करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए हम कोई योजना बना पाएंगे। तो आइए हम गिनती करते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो यही है भाई कि राष्ट्र का विभाजन हुआ है। जब राष्ट्र का विभाजन से उत्पन्न निराशा, हताशा, बिखराव, ठहराव की भावना है कि नहीं। सबसे पहली समस्या है बच्चों, राष्ट्र के विभाजन से उत्पन्न मुनमुन, निराशा, हताशा, बिखराव, ठहराव की समस्या की भावना। जब हमारा परिवार बटा तो हमारे मन में हताशा, निराशा, बिखराव, ठहराव पैदा हो रही है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हम क्या करें, आधा जनसंख्या उधर, आधा इधर, ठीक है। ये हमारा पहली समस्या है, यानी हमें आत्मविश्वास को जागृत करना हो। अपने अंदर जो आत्मविश्वास समाप्त हो रहा है उसको रिस्टोर करना होगा कि जो हुआ वो हुआ, हम नए तरीके से काम करेंगे। ये हमारा पहला समस्या है। दूसरा समस्या है बच्चों कि अल्प विकास नंबर, गरीबी, ओके, आधुनिक उद्योगों का हालात दयनीय, ठीक है। विज्ञान, तकनीकी का अपर्याप्त विकास, ठीक है। इसके बाद खाद्यान्न की समस्या, संचार के साधन अपर्याप्त इत्यादि।
ये भी हमारे पास समस्या है। अल्प विकास है, गरीबी है, आधुनिक उद्योगों का हालात दयनीय है, विज्ञान तकनीकी का विकास भी दयनीय है, और खाद्यान्न की समस्या भी है, और संचार के साधन भी पर्याप्त विकसित है। तीसरा नोट कीजिए, तीसरा समस्या, सामाजिक स्तर पर, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी राष्ट्र के सामने कई समस्याएं विद्यमान थी, कई समस्याएं विद्यमान थी। जैसे बेरोजगारी, जैसे बेरोजगारी, बेरोजगारी, जैसे अशिक्षा, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, और सांप्रदायिकता की समस्या, और सांप्रदायिकता की समस्या, और सांप्रदायिकता की समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या। पैरा बदल कर कई विदेशी इतिहासकार, सॉरी, कई विदेशी चिंतक, कई विदेशी चिंतक और राजनेता यह शंका जाहिर कर रहे थे, यह शंका जाहिर कर रहे थे, यह डाउट जाहिर कर रहे थे, शंका जाहिर कर रहे थे कि भारत में लोकतंत्र विफल हो जाएगा, भारत में लोकतंत्र विफल हो जाएगा, क्योंकि भारत विकट समस्याओं से घिरा हुआ है, भारत विकट समस्याओं से घिरा हुआ है। लेकिन भारतीय सरकार ने कृषि, उद्योग, विज्ञान तकनीकी, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं एवं संचार के साधनों के विकास हेतु, संचार के साधनों के विकास हेतु कई सकारात्मक कदम उठाया, कई सकारात्मक कदम उठाए। कई सकारात्मक कदम उठाए, जैसे नंबर 1 कृषि, जैसे नंबर 1 कृषि, नंबर 1 कृषि, नंबर 1 कृषि, कृषि का विकास, ठीक है। इसमें नंबर 1 जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन। नंबर 2 पट्टे की सुरक्षा, पट्टे की सुरक्षा,
पट्टे की सुरक्षा। नंबर 3, भू राजस्व का तर्कसंगत निर्धारण। नंबर 4, भूमि हदबंदी। भूमि हदबंदी अंग्रेजी में लैंड सीलिंग को लागू करना। नेक्स्ट, चकबंदी को प्रोत्साहन देना। चकबंदी को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट, सामुदायिक कृषि को प्रोत्साहन देना। सामुदायिक कृषि को प्रोत्साहन देना। ठीक है, इसको आप लोग लिख लिए होंगे तो पैरा बदलना जरा। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करना, यानी भारत जब स्वतंत्र हो गया तो कानून बना करके भारत में जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। और सबसे पहला काम किया था मद्रास। ध्यान देना, मद्रास पहला राज्य था जिसने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया। इसके बाद पट्टे की सुरक्षा। बस 1 मिनट का समय दीजिए। पट्टे का सुरक्षा, आकाश बस 1 मिनट। पट्टे की सुरक्षा का मतलब हुआ बच्चों, यह नियम बनाया गया कि जब तक किसान उस जमीन के मालिक को टैक्स देते रहेगा तब तक उस जमीन से किसान को हटाया नहीं जा सकता है, जब तक कि वह लगान दे रहा है। इसके बाद भू राजस्व का सही निर्धारण। इसमें कहा गया कि सरकार को या जमीन के मालिक को जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वह 20% से 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान देना पवन, जो रेवेन्यू का रेट होगा वह किसी भी कंडीशन में 20-25% से अधिक नहीं होगा। ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लैंड सीलिंग में कहा गया कि जिस किसान के पास अधिक जमीन है और वह जमीन उसकी आवश्यकता से अधिक है तो उस जमीन को छीन लिया जाएगा और भूमिहीन किसानों के हाथों में बांट दिया जाएगा ताकि वह खेती करें। इसके बाद चकबंदी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास 100 बीघा जमीन है और 100 बीघा जमीन जो है अलग अलग बिखरा हुआ है, तो चकबंदी के तहत जमीन को हम एक जगह पर लाते हैं ताकि आप वहां पर निवेश आराम से कर सके। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है सामुदायिक कृषि का विकास। सामुदायिक कृषि का मतलब होता है कि मान लीजिए आप किसान हैं और आपके पास धन उतना नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम 10 किसान मिल जाएंगे और 10 किसान मिल करके हम पैसा इकट्ठा करेंगे और उसके माध्यम से आधुनिक तकनीकी का हम निवेश करेंगे और उसका फायदा सबको मिले, है ना। तो इस तरह से देखोगे कि स्वतंत्र भारत में हम लोगों ने कृषि के विकास को बढ़ावा दिया। शेष बातें हम कल करेंगे बच्चों। और हाँ, कल का क्लास जो होगा हमारा उसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करेंगे और हम लोग का पहला जो चैप्टर होगा जो सिलेबस में दिया गया है वह चैप्टर होगा प्रबोधन। तो सभी से मेरा निवेदन है कि कल आप लोग
प्रबोधन पढ़कर आएंगे, ठीक है ना, प्रबोधन पढ़कर कल आना है। ओके, थैंक यू।